हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा देखना इलेक्ट्रिक टॉर्क। इलेक्ट्रिक टॉर्क, टॉर्क को यहाँ पे टो से नोट करते हैं। इसको ये जो सिंबल है आधा चय की तरह, इसको टो बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत बल आघूर्ण। निकालना आपको, ठीक है ना। तो किसमें निकालना है? इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूरा टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको यहां पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक टॉर्क निकालना है। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो देखिए यहां पे किस प्रकार से। तो सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम है, उसके अकॉर्डिंग यहां पे सबसे पहले अपन क्या लेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के अंदर पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से अपन क्या करेंगे? ड्रॉ कर देते हैं तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। तो हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है। इसके अंदर कोई भी एक डाइपोल हमने यहाँ पे रख दिया है। जैसे मान लीजिए माइनस क्यू है और ये क्या है? प्लस क्यू है। ये ए पॉइंट हो गया आपका और ये बी पॉइंट हो गया। और इसकी जो लेंथ है डाइपोल की कितनी है? 2a है। और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल से अपन ने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है कि नहीं है? अब आपको पता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। उसको आपने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है? अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। E इक्वल टू क्या था? F बाई क्यू। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा। मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर Q चार्ज रखा जाता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? QE फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा गया है? पॉजिटिव Q। तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? QE फोर्स लगेगा। QE फोर्स लगेगा तो पॉजिटिव है तो किधर लगेगा? इसके ऊपर है नेगेटिव की तरफ। तो इधर आपका फोर्स लग गया है QE। इसी प्रकार से यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे कैसा चार्ज है? माइनस Q। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर भी फोर्स कितना लगा? QE लगा। परंतु यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा? इधर लगा। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों एंड्स के ऊपर आपका सेम फोर्स बाय सेम मैग्नीट्यूड से फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जिसके कारण आपका जो डाइपोल है वो क्या हो गया है? ऐसे हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। और आपको बता देता हूं, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक टॉर्क क्या होता है। किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण वो बॉडी रोटेट हो जाती है तो उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहां पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कौन सा फोर्स लगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, जिसके कारण से डाइपोल क्या हो गया है? रोटेट हो गया है। इसलिए उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस हो गया? टॉर्क, जिसका हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक टॉर्क नाम दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि लगने वाला फोर्स कौन सा था? इलेक्ट्रिक फोर्स था। इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया? इलेक्ट्रिक टॉर्क नाम हो गया, विद्युत बल आघूर्ण हो गया है। अब आपको यहां पे इलेक्ट्रिक टॉर्क निकालना है। आपको इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन डाइपोल। तो डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला आपको बता देता हूं क्या होता है? फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स यहां पे कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस है ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके परपेंडिकुलर? जिस फोर्स के कारण बॉडी क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। बॉडी यहाँ पे कौन है? डाइपोल। तो यहाँ पे उस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कौन सा है? QE। इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हुई? ये वाली हो गई है। तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? यहाँ पे BC हो गई है। इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपके पास? ये फर्स्ट आ गई है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ सकता है? आंसर आ सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है? QE। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू और आ जाए आपके पास तो आंसर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सामने ट्रायंगल बनी है, इस ट्रायंगल का यूज करके हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अपने पास यहाँ पे है बाय ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम ले लीजिए BAC। BAC।
आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, BC। जो निकालना होता है वो ऊपर रखते हैं, जो दे रखा होता है वो नीचे। क्या दे रखा है, AB, तो AB आ गया। तो परपेंडिकुलर था ये, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है। तो क्या आ गया, साइन थीटा। तो BC इक्वल टू क्या आ गया, AB साइन थीटा। AB की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे कितनी है, BC इक्वल टू क्या, AB की वैल्यू कितनी है, 2A साइन थीटा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, BC की वैल्यू आ गई है। अब आप यहाँ पे कह दोगे कि वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो क्या आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स QE इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, 2A साइन थीटा। तो यहां पे मैं डायग्राम को मिटा देता हूं। तो देखिए यहां पे, तो आपके पास क्या आ गया, टो इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, QE। मैं इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूं, Q इंटू में 2A इंटू में E और साइन थीटा। आपको पता है यार P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में 2A। तो क्या आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया है। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, P क्रॉस E आ गया आपके पास, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हो तो क्या लगता है, साइन थीटा लगता है। अब इसके अंदर आप केस बनाना चाहो तो केस बना दीजिए। केस यहाँ पे फर्स्ट कह देगा कि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे रखा जाए, पैरेलल रखा जाए, एंटी पैरेलल रखा जाए, परपेंडिकुलर रखा जाए तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इस प्रकार से केस बन जाएंगे। तो फर्स्ट है आपका, इफ डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब विद्युत द्विध्रुवीय इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के समांतर रखा जाता है, समांतर मतलब पैरेलल रखा जाता है, डायरेक्शन में रखा जाता है, तब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0। और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 0 आ गया है तो इसलिए आपका टॉर्क कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए टॉर्क कितना आ जाएगा आपका, टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू PE साइन 0। साइन 0 0 बताया तो आपने क्या, आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। टो इक्वल टू क्या आ गया, 0। इस कंडीशन को अपन कौन सी कंडीशन बोल देते हैं, स्टेबल कंडीशन बोल देते हैं। कौन सी बोलते हैं, स्टेबल, संतुलित अवस्था बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि इस केस के अंदर टॉर्क 0, जैसा डायपोल रखोगे वैसा का वैसा वहीं पे रहेगा, कुछ भी आपका रोटेट नहीं होगा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। सेकेंड केस, केस सेकंड के अंदर यही सेम लाइन, इफ डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल की जगह क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है ना, इफ डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल की जगह क्या रख देना, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर रखते हो तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ पे 90 आ जाती है। और आपको पता है साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। इसलिए टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, PE साइन 90 इक्वल टू PE आ गया। ये आपका क्या आ गया है, मैक्सिमम टॉर्क आ गया, मतलब अधिकतम टॉर्क आ गया है। थर्ड पॉइंट, केस थर्ड। केस थर्ड में आप क्या लिखोगे, जहां पे अब की बार परपेंडिकुलर लिखा था, मतलब परपेंडिकुलर लंबवत, इसको अब की बार क्या लिखोगे, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में रखते हो तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 180। और साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो साइन 180 0 हो गया है। तो आपके पास यहां पे क्या जाएगा, टॉर्क इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास, PE साइन 180। साइन 180 इक्वल टू क्या आ गया, 0। टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, अनस्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। वैसे तो सेकंड वाली भी अनस्टेबल ही थी ये, परंतु मैक्सिमम अनस्टेबल कौन सी होगी, यहाँ पे थर्ड वाली होगी। क्योंकि इस केस के अंदर एंटी पैरेलल आपका जो डाइपोल है पूरा रोटेट होकर आएगा, पूरा रोटेट, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। तो टोटल टॉर्क तो 0 हो गया इस केस में, परंतु सबसे ज्यादा रोटेट हो गया। मतलब मैक्सिमम अनस्टेबल कंडीशन कौन सी होगी, जब आप डाइपोल को एंटी पैरेलल रखोगे टू द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्रकार से यहाँ पे कितने केस बने, यहाँ पे 3 केसेज बने हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक से डाइपोल का टॉपिक हमने पढ़ा। यहां से आगे थोड़ा सा डिफरेंट मतलब पोर्शन स्टार्ट होगा।
तो यहां तक का अलग था, इससे आगे का अलग रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हाँ भाई, सबसे पहले देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या यूनिफॉर्म कंटिन्यूस लिख लीजिए, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सतत आवेश वितरण। तो ये टॉपिक है। तो यहां पे देखिए सिंपल है, इसके नाम से इसकी डेफिनेशन आ रही है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, द फिनोमिना ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब विद्युत आवेशों को सतत रूप से वितरण करने की प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, सतत आवेश वितरण बोलते हैं। तो परिभाषा में कोई खास नहीं है। और ये यहाँ पे कितने टाइप की हैं, 3 टाइप्स है यहाँ पे, इसके टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर एक आपका होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर का मतलब होता है रेखीय आवेश वितरण। दूसरा आपका होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा आपका होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आयतन आवेश वितरण। तो इस प्रकार से 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अपन यहां पे क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं इनको, देखना किस प्रकार से। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन यहां पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक लाइन से मतलब है, रेखीय का मतलब रेखा से मतलब है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी लाइन के ऊपर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करते हो। कंटिन्यूसली का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कंटिन्यूसली का मतलब क्या है, कोई भी 2 चार्ज है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एल लेंथ पे, यहाँ पे एल लेंथ है, इसके ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्यू कर दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा डीएल ले लोगे तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके ऊपर डी क्यू कर दिया है। तो डेफिनेशन के में क्या लिखोगे, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट ऑन ए लाइन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब विद्युत आवेशों को किसी रेखा पर सतत रूप से वितरित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो यहां पे इसके डायग्राम बना दोगे इस प्रकार से। पर यहां पे डेफिनेशन एक और आती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये यूज भी होगी यहां पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व है। इसको अपन लैम्डा से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, लैम्डा से। तो इसमें क्या लिखोगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसे अपन क्या बोल देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो क्या लिखोगे, इन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड ए लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब रेखीय आवेश वितरण में एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो आपने यहां पे कैसे लिखोगे, एकांक के लिए टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, Q, टोटल लेंथ कितनी है, L, तो एकांक चार्ज पे आ गया है। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू DQ बाई DL भी लिख सकते हैं। इसकी यूनिट कैसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पे DQ चार्ज का क्या होता है, कुलाम, और लेंथ की क्या होती है, मीटर, तो कुलाम पर मीटर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। तो ये आपका क्या था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। इसी प्रकार से अपने पास जो सेकंड था उसका क्या नाम होगा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो था उसका नाम होता यहां पे सरफेस चार्ज,
मतलब पृष्ठीय आवेश वितरण। तो उसी प्रकार से जहां पे लाइन नाम आया था वहां पे क्या आ जाएगा, सरफेस आ जाएगा। क्या कह दोगे, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट ऑन ए सरफेस, वहां पे ऑन ए लाइन, यहाँ पे ऑन ए सरफेस, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब किसी विद्युत आवेशों को किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है तो उसे हमें पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए प्रश्न है आपका, यहाँ पे ये इसके ऊपर आप समान रूप से वितरित कर रहे हो, कोई भी दो चार्ज होंगे उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, तो पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया है। मान लीजिए एस सरफेस एरिया है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टोटल क्यू कर दिया। एस की जगह अपन ए भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि सरफेस एरिया एस या ए दोनों से कौन से भी नोट कर सकते हो। मान लीजिए आपने छोटा सा लिया, डीएस ले लिया, तो इसके डीएस के ऊपर कितना चार्ज हो गया, डीक्यू हो गया है। ये मान लीजिए आपने डीएस एरिया ले लिया है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, डीक्यू है। तो उसी प्रकार से जैसे पिछले वाले में लीनियर चार्ज डेंसिटी आई थी, उसी प्रकार से यहां पे अब की बार क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व है। इसको अपन किससे नोट करते हैं, सिग्मा से नोट करेंगे, याद रखना। तो यहां पे वही बात आ जाएगी, इन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब पृष्ठीय आवेश वितरण में एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो क्या जाएगा फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल टू क्या जाएगा, Q इक्वल टू एस, एस की जगह ए भी लिख सकते हो, या फिर आपके दूसरा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी यूनिट वही चार्ज की क्या हो जाएगी, कूलाम, डीएस एरिया है, सरफेस एरिया, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेकंड हो गया है। इसी प्रकार से तीसरा देखिए, हाँ तीसरा होगा यहां पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आयतन आवेश वितरण। तो उसी प्रकार से जहां पे लाइन था वहां पे सरफेस लिखा, सरफेस की जगह क्या लिख दोगे, वॉल्यूम लिख दोगे। व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट इन ए वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब किन्हीं विद्युत आवेशों को किसी आयतन में समान रूप से या सतत रूप से वितरित किया जाता है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा आयतन का, मतलब वॉल्यूम का। ठीक है, तो आपने देखा कि आपने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है वो वॉल्यूम का बनाया। मान लीजिए V वॉल्यूम है यहाँ पे और Q चार्ज आपने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसी प्रकार से मान लीजिए वो छोटा सा वॉल्यूम मान ले लेते हैं, यहाँ पे dV वॉल्यूम ले लेते हैं। dV वॉल्यूम पे कितना चार्ज हो जाएगा, dQ चार्ज हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो डेफिनेशन आएगी नेक्स्ट वो क्या आ जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब आयतन आवेश घनत्व। इसको अपन किसे लिखेंगे, रो से लिखेंगे। वही डेफिनेशन होगी, इन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब आयतन आवेश वितरण में एकांक आयतन में वितरित आवेशों को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसको किससे लिखा आपने, रो से। तो क्या आ जाएगा, Q बाई V, ठीक है कि नहीं, या फिर रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, तीनों टाइप्स अपन ने यहाँ पे पढ़ी हैं। आगे देखिए, उसके बाद आता है एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश।
इसको मैं एन कैप से लिखूंगा। क्या होता है, किसी भी एरिया सरफेस एरिया यहाँ पे वैसे पूरा नाम इसका, किसी भी सरफेस एरिया की एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, वो परपेंडिकुलर लाइन, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये बोर्ड है, ये सरफेस एरिया है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन कैसे हुई, ऐसे, तो ये लाइन इसकी क्या हो गई है, एरिया वेक्टर। मैं यहाँ पे जो फ्लोर है इसकी डायरेक्शन, ये भी सरफेस एरिया है, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऊपर की तरफ, तो ये इसकी क्या होगा, इसकी एरिया वेक्टर हो गया। मैं छत की पूछूं तो छत की सीलिंग की, मतलब सीलिंग की किधर होगी, आपसे देखोगे तो नीचे की तरफ, तो सीलिंग का एक सरफेस एरिया ना, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ, तो इसका एरिया वेक्टर होगा। अगर मैं यहाँ पे छत पर जाकर सीलिंग की डायरेक्शन पूछूं तो किधर होगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी, है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए ये इसकी डायरेक्शन, ये भी एक सरफेस एरिया, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर, तो इसका सरफेस एरिया वेक्टर होगा। इसकी पूछो तो यहाँ पे इधर हो जाएगी, यहाँ की पूछो तो इधर हो जाएगी। मतलब किसी भी सरफेस एरिया की परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये सरफेस एरिया मान लिया है, तो इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन हो गई एन कैप, ये क्या है यहाँ पे, इसका ये एरिया वेक्टर है, ठीक है कि नहीं है। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, ए परपेंडिकुलर लाइन टू ए सरफेस एरिया दैट रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। मतलब किसी भी पृष्ठीय सरफेस के लंबवत एक वह रेखा जो उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है, उसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो इसकी क्या थी, ये डेफिनेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे पूरे चैप्टर में ही चलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको किससे लिखते हैं, फाई से, ये जो ऐसे गोला करके इसको बोलते क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से है, क्योंकि अपने पास आगे जब चलेंगे ना तो अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, तो उसको भी फाई से लिखेंगे, पर तो वहां पे क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, तो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, ई लिखा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे किससे नोट कर दिया है, फाई ई से नोट कर दिया है। तो आपसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया है, तो देखिए कह रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसे मान लीजिए इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो होंगी। जैसे मान लीजिए इधर से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। इसके अंदर कोई भी सरफेस एरिया, ये एक सरफेस एरिया है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई सरफेस एरिया अपन ने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलरली इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसकी क्या हो गई है, डेफिनेशन हो गई है, ठीक है कि नहीं है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया है यहां पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, और ये यहां पे मान लीजिए कोई भी आपने सरफेस एरिया ये रख दिया, इसकी डायरेक्शन यहां पे इस प्रकार से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, बीच का एंगल कितना का हो गया, थीटा का हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम हमेशा किससे लिखते हैं, फाई को किससे लिखते हैं, ई डॉट एस से लिखते हैं, या ए भी लिख सकते हो आप। खोलोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ई एस कोस थीटा, क्या बन जाएगा, ई एस कोस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, ई और एस दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या, ये जो एंगल है उसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। एस का मतलब सरफेस एरिया, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो है उसकी डायरेक्शन है, ठीक है कि नहीं है। तो ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये कि स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी, क्योंकि आपने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किया है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर। तो कैसी क्वांटिटी होती है, आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, तो क्या बताओगे, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब अदिश राशि होती है। तो और यूनिट की बात करोगे तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे यूनिट यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होती है, मैंने क्या बताया था, वोल्ट पर मीटर। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर
एस सरफेस एरिया, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, कोस थीटा की होती नहीं, तो मीटर से मीटर कट गया, क्या बच गया वोल्ट मीटर। तो आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है तो क्या बताओगे आप, वोल्ट मीटर बताओगे, ठीक है कहीं है। फिर यहां पे आपसे पूछा जाता कि फोर स्मॉल सरफेस एरिया के लिए, फोर स्मॉल सरफेस एरिया की बात करें हम, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा एरिया ds, इसकी बात करें तो क्या आ जाएगा d फाई e आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा e डॉट ds हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। और आपको पता है तो अगर आप यहाँ पे क्या निकालना चाहो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको पता है फिजिक्स के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए एक ही रूल है, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो डी फाई का क्या हो जाएगा फाई, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो क्या बन गया ई डॉट डी एस। तो ये आपका क्या आ गया है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया जो आगे यूज होगा। वैसे न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है, ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। वैल्यू किस फॉर्म में दे रखी है, एंगल की फॉर्म में दे रखी है, तो ये वाला फॉर्मूला, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला अपने यूज करें, मोस्टली ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज जो मैंने पोर्शन करवाया है आगे का जो बेसिक है ये, अगर आज वाला आपका क्लियर होगा तो कल आगे आप पढ़ पाओगे, अदरवाइज आप एक पॉइंट भी समझ में आने वाला नहीं होगा। इसलिए आज का जो पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से करना।